नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आजम पर चुनाव आयोग के वकील का जवाब आया है। आयोग उपचुनाव नहीं टाल सकते, ये कहना है। संवैधानिक कारणों से उपचुनाव नहीं टाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 72 घंटे नोटिफिकेशन रोकने का सुझाव दिया था। आजम खान की सदस्यता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। दरअसल आजम खान की सदस्यता रद्द हो गई है। उन्हें एक मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा मिली है, 3 साल की सजा मिली, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई। इस सीट पर, रामपुर विधानसभा सीट पर चुनाव का ऐलान भी हो गया है, तारीख का ऐलान भी हो गया है और इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। इसी पर आजम पर ही चुनाव को लेकर के आयोग के वकील ने अब जवाब दिया है कि संवैधानिक कारणों से उपचुनाव को टाला नहीं जा सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 72 घंटे में गजट नोटिफिकेशन रोकने का आदेश दिया था, सुझाव दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव पर चुनाव आयोग का कहना है कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है और इसकी वजहें संवैधानिक है। सुशील पांडे इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ। सुशील, एक तरफ आजम खान की सदस्यता रद्द हुई, इतनी जल्दी रद्द कैसे होगी, इसे लेकर याचिका दाखिल की गई, लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया उपचुनाव को लेकर। अब ये मामला किस करवट आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है? आज अदालत में हुआ क्या क्या? देखिए, फिलहाल अभी जो मैं ताजा जानकारी है वो आपको दे दूं कि चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि जिस तरह आजम खान को अपील करने का मौका नहीं मिला है, ऐसे में क्या 72 घंटे के लिए उपचुनाव की जो फिलहाल नोटिफिकेशन चुनाव आयोग जारी करता है, गजट नोटिफिकेशन, क्या उसको रोक सकता है 72 घंटे के लिए। लेकिन जो ताजा अपडेट है वो ये है कि चुनाव आयोग ने फिलहाल ऐसा करने से सुप्रीम कोर्ट में मना कर दिया है। चुनाव आयोग ने ये कहा है कि हम फिलहाल उपचुनाव में जो गजट नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया है उस पर 72 घंटे डिले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हम करेंगे तो चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी आ जाएगी और न केवल ये व्यवहारिक तौर पर संभव है बल्कि संवैधानिक तौर पर भी चुनाव आयोग इस प्रकार का फैसला नहीं ले सकता है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई आजम खान जो फिलहाल अपील करने को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि उन्हें अपील करने का मौका नहीं दिया गया, ऐसे में अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो 3 जजों की बेंच है जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हेड कर रहे हैं, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से यह भी कोर्ट में कहा गया कि मान लिया जाए कि 72 घंटे का नोटिफिकेशन अगर रोक दिया जाए चुनाव आयोग के द्वारा और आजम खान को फिलहाल अपील करने का मौका दे दिया जाए, अपील में अगर आजम खान को राहत नहीं मिलती है और वो डिस्क्वालीफाई रहते हैं तो फिर उस सीट का भविष्य क्या होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं एक संवैधानिक सवाल जरूर खड़ा हुआ है। जब भी कोई सीट किसी वजह से खाली होती है तो 6 महीने का वक्त होता है चुनाव करवाने के लिए, और यहाँ पर क्या ऐसा लगता है कि वाकई जल्दबाजी हो गई है? क्योंकि आजम खान का मामला अभी उन्हें अधिकार है, कानूनन अधिकार है कि वो जो सजा उन्हें मिली है एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से, उसके खिलाफ वो आगे याचिका दाखिल करे, और इस बात का ऐलान उन्होंने पहले भी कर दिया था कि आगे की अदालतों में वो जाएंगे, लेकिन इसी बीच तारीख का ऐलान कर दिया जाता है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिल जाती है आजम खान को, तब क्या होगा? जी देखिए, अगर फिलहाल इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट आजम खान को अगर राहत देता है और ये कहता है कि चुनाव आयोग गजट नोटिफिकेशन फिलहाल 72 घंटे के लिए रोके, तो ऐसे में अब संवैधानिक सवाल ये पैदा हो जाएगा कि अगर भविष्य में जिस तरह अयोग्यता उनकी फिलहाल अयोग्य घोषित किया गया है और कोर्ट के द्वारा भी अगर उनको आने वाले दिनों में अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और मान लिया जाए कि चुनाव आजम खान जीत जाते हैं, तो उस सीट का क्या होगा, ये एक बड़ा संवैधानिक सवाल फिलहाल चुनाव आयोग ने चीफ जस्टिस के समक्ष रखा है। लेकिन एक बड़ा सवाल आजम खान की तरफ से यह कहा गया है कि सीआरपीसी में यह प्रोविजन है कि अगर किसी भी नेता को कन्विक्ट किया जाता है तो उसके पास 30 दिन का अपील करने का समय होता है। लेकिन जिस तरह चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की, उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा उनकी डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला लिया गया, ये इतनी जल्दी हुआ कि ऐसे में यह माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें वो एक मेलाफाइड प्रक्रिया को देखा जा सकता है जो अपने आप में अहम भूमिका निभाते हुए नहीं आ रही है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा सवाल किया था विधानसभा अध्यक्ष के को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उनके वकील से कि जिस तरह आजम खान की सदस्यता को लेकर फैसला इतनी जल्दी में लिया गया है, क्या वाकई जो बीजेपी के विधायक हैं विक्रम सैनी, उनकी अयोग्यता को लेकर भी फैसला इतनी जल्दी में लिया गया था या फिर नहीं। ये तमाम जो बड़े सवाल हैं उसको लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े सवाल किए हैं। अब ऐसे में अब तमाम जो जज हैं वो आपस
में चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह आजम खां की अर्जी पर सुनवाई के लिए आगे बढ़ा जाए, क्योंकि अगर संवैधानिक सवाल इस पूरे मामले में खड़ा होता है और भविष्य में अगर आजम खां को की अयोग्यता को लेकर कोर्ट कोई फैसला लेता है तो उस सीट को सुरक्षित करने के लिए किस प्रकार से ठीक है, सुशील बने रहे हमारे साथ। अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग जी, इस पूरे मसले पर आपका रिएक्शन? सुप्रीम कोर्ट ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी कहा, सुझाव दिया कि 72 घंटे गजट नोटिफिकेशन रोक दी जाए। दूसरी तरफ सवाल भी पूछा गया है कि क्या विधानसभा से उन्होंने सवाल पूछा कि क्या बीजेपी विधायक की भी सदस्यता इतनी जल्दी खत्म हुई? तो इस पूरे प्रकरण पर आपका रिएक्शन? देखिए, सबसे पहले तो भदौरिया सरनेम इतना अच्छा है, उसको आप अगर अनाउंस करने में दिक्कत हो जाती है तो कैसे काम चलेगा? कितना प्यारा सरनेम है भदौरिया, और बहुत मुश्किल से पाए जाते हैं। बड़ी वैसे कहते हैं ना, प्रजाति बहुत लिमिटेड है ये। दूसरी बात ये है, जिस तरह से कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है उत्तर प्रदेश की सरकार को, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर में तानाशाही कर रही है। जिस तरह से मुकेश सैनी को 11 अक्टूबर को उनकी सदस्यता रद्द की, उनको विक्रम दोषी सैनी करार दिया गया था, लेकिन 11 अक्टूबर को दोषी करार देने के बावजूद उनकी सदस्यता रद्द नहीं की थी। विक्रम सैनी, आपने नाम ही गलत कर दिया विक्रम सैनी। चलिए, अब आप गलती कर रही तो हमसे भी हो जाएगी, ये तो दिक्कत है कि आप दूसरा, आप जिस तरह से आदमी आजम खान साहब को उनको दोषी करा दिया गया और 28 को ही आपने उनकी सदस्यता रद्द कर दी। माने आपको 12 घंटे रात भर किसी तरह से आप हमें लगता है वो जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो रात भर सोए नहीं, वो रात भर भटकते रहे कि किस तरह से सुबह हो 10 बजे और मैं अपनी कलम चलाऊं। कमाल के विधानसभा अध्यक्ष है, कमाल की सरकार है। ये नैतिकता है कि नहीं? मैं तो विधानसभा अध्यक्ष जी से बोलूंगा कि थोड़ी नैतिकता रखिए। ये इसी दुनिया में सबको रहना है तो कम से कम इंसानियत तो बरकरार रखिए, कानून को तो मानिए। 11 अक्टूबर को जिसको सजा दी गई है उसको आप नहीं, उसकी सजा रद्द नहीं कर रहे हैं। और आदरणीय आजम खान साहब के अभी उनको कोर्ट ने दोषी करार दिया और आपने तुरंत सुबह उठते ही पहली कलम चला दी। अब सर्वोच्च न्यायालय के हर बात का फैसला करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि भाई इतनी जल्दी क्या थी? तो क्या आप विधानसभा अध्यक्ष जी अपने पद से इस्तीफा देंगे क्या? भाई सर्वोच्च न्यायालय जब इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, आप क्या समाजवादी पार्टी विधानसभा अध्यक्ष से अब इस्तीफे की मांग कर रही है? मैं मांग नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं कि क्या इस तरह की जब कोर्ट फटकार लगाता है तो कुछ तो इंसानियत होनी चाहिए ना, आत्मग्लानि होनी चाहिए। इन पे तो क्या है, फटकार सुप्रीम कोर्ट लगाते रहते हैं, ये झाड़ के खड़े हो जाते हैं। अजीब है, झाड़ के खड़े कैसे हो जाते हैं? इनको तो नजर नहीं मिलानी चाहिए, लोगों से कैसे नजर मिलाएंगे कल जब विधानसभा बैठे? ठीक है, तो आप भी तो डिमांड रख सकते हैं ना, डिमांड रखने में इतना संकोच क्या? अगर गलत हुआ है तो आप भी डिमांड रख सकते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ सर्वोच्च न्यायालय तो कह रहा है, डिमांड तो रख ही रहा हूँ कि जो आपने विधानसभा अध्यक्ष जी है एकदम गलत कर रहे हैं, सरकार गलत कर रही है। ठीक है, तो फिलहाल समाजवादी पार्टी अपर हैंड पर दिख रही है। धन्यवाद अनुराग भदौरिया जी हमसे बात करने के लिए। और जैसा कि अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि फिलहाल आजम खां के साथ हुआ, समाजवादी पार्टी पहले से कह रही है कि गलत तरीके से, बहुत जल्दबाजी में उनकी विधायकी रद्द की गई है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट जाना है, इससे पहले ही वहां पर इलेक्शन के अनाउंस कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से सवाल जवाब, चुनाव आयोग से भी, विधानसभा अध्यक्ष से भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल रखे गए हैं जिनका जवाब देना है। लेकिन नोटिफिकेशन फिलहाल डिले नहीं होगा, उसे टाला नहीं जाएगा, ये चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया है। इधर एसपी विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इरफान सोलंकी पर बढ़ाई गई हैं धाराएं। कानपुर पुलिस ने गंभीर धाराएं बढ़ाई हैं। आईपीसी 147, 48, 149 और 327 की धारा बढ़ाई गई है। धारा 327 में 10 साल की सजा का प्रावधान है। आगजनी की धारा 336 पहले से ही इस धारा के तहत केस दर्ज है। तो इरफान सोलंकी, जिनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन पर कई शिकायतें थी, कई मामले, कई आरोप थे, लेकिन अब धाराओं की संख्या बढ़ गई है। कई गंभीर धाराएं इनके ऊपर लगाए गए हैं, जिनमें से आईपीसी 147, 148, 149 और 327 है। जहां तक बात 327 की है तो इस धारा के तहत 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।
जाजमऊ थाने में एक पीड़िता के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि उसके प्लॉट पर जबरिया कब्जा करने के लिए उसके घर को जला दिया गया, उसकी संपत्ति को नष्ट कर दिया गया और उसके ऊपर सस्टेन्ड और कंटिन्यूअस टॉर्चर भी किया जा रहा है। उसके एफआईआर के बेस्ड पे, कंटेंट ऑफ द एफआईआर के ग्राउंड पे चीज़ों को इनिशियल एग्जामिनेशन के पश्चात वहाँ पे मुकदमा दर्ज किया गया है और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी के विधायक है इरफान सोलंकी, जिनकी मुश्किलें अब बढ़ती दिख रही हैं। इरफान सोलंकी पर पहले से ही आगजनी करने का मामला दर्ज है, लेकिन अब धाराएं, आईपीसी की धाराएं और ज़्यादा लगाई गई हैं, जिसके अंदर उनको 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। ऐसी धारा भी लगाई गई है और ये धारा है 327। फिलहाल मुश्किल में दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी। और इस वक्त हमारे सहयोगी ओम बाबू, अमित गंजू, ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, सबसे पहले आऊंगी, ये बताइए कि ये मामला कौन सा है और पहले सिर्फ एक धारा और अब धाराओं की संख्या बढ़ा दी गई है, इसके पीछे की वजहें क्या सामने आई है? अभी तक की जांच में क्या क्या बातें सामने आई? दर्ज हुई थी कानपुर कमिश्नरेट के जाजमऊ थाने में, वो एफआईआर धारा 506 और 436 में दर्ज हुई थी। 506 धमकाने की धारा है और जो 436 धारा है वो आगजनी की है, जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है, जिसमें तुरंत गिरफ्तारी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा डिसीजन है। इसमें समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान को और उनके भाई रिजवान सोलंकी को आरोपी बनाया था, लेकिन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये लगता है कि नहीं, इसमें कुछ धाराएँ और बढ़ाई जा सकती हैं, लिहाजा उसमें बलवे की धारा 147, 148, 149 बढ़ाई गई है और 327 जो कि काफी गंभीर धारा मानी जाती है कि किसी की भी कीमती संपत्ति पे आप बलपूर्वक जबरन कब्जा करते हैं तो आईपीसी की धारा 327 के तहत वो कार्रवाई की जाती है, वो धारा बढ़ा दी गई है। इसमें 10 साल तक की सज़ा है। तो कुल मिलाकर अब इस मुकदमे में 2 धाराएं ऐसी हो गई हैं, 436 और 327, जिनमें किसी भी वक्त इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की गिरफ्तारी की जा सकती है। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक कानपुर कमिश्नरेट के जो एडीसीपी ईस्ट हैं, जो फिलहाल बताते हैं कि वो आईपीएस अफसर भी हो चुके हैं, ब्रजेश श्रीवास्तव को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी अगुवाई में कई टीमें रवाना हो गई हैं अलग अलग स्थानों में, जिनमें एक लखनऊ भी है और इरफान सोलंकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार अमित से जान लेते हैं, लोगों से जी ऋषभ, अमित से जान लेते हैं, कानपुर से हमारे साथ मौजूद है अमित गंजू। इरफान सोलंकी जिनका दबदबा, लेकिन अब देखिए कि पुलिस की टीम उनके पीछे पड़ी है, कितनी मुश्किल और क्या खबर है, कहां पर हैं दोनों भाई? देखिए, मैं मेनका जी आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम उसी प्लॉट पर जिससे विवाद की शुरुआत हुई, जिसमें आगजनी हुई और जो आगजनी का आरोप लगा, ये जला हुआ सामान उस बात का गवाह है कि उनको इस 2 दिन पूर्व हुआ क्या। उसके बाद यहाँ मुकदमा दर्ज किया जाता है और मुकदमा दर्ज करने वाली जो पीड़िता हैं वो हमारे ठीक सामने हैं, तो उनसे भी हम एक तो बात कर लेते हैं। पीड़िता से हम बात करना चाहेंगे क्योंकि जिनकी एप्लीकेशन पर ये 147, 148 और ये इन धाराएं बढ़ाई गई, मारपीट, बलवा और संपत्ति, जो उनकी अपनी संपत्ति उस पर कब्जा बलपूर्वक करना। मैम, आप एप्लीकेंट हैं इसकी, आप इसकी एप्लीकेशन आपने दी, आप क्या फैक्ट्स था, क्या आई विटनेस कह रहा था उस दिन जो आप आरोप लगा रही विधायक उनके भाई पर? देखिए, जब हम आए हैं तो धड़ाधड़ ऊपर तलक के बहुत भयानक आग जल रही थी। अब मेरे भाई दोनों अब खड़े हुए यहाँ पे देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे, पुलिस वाले 3 यहाँ के खड़े थे, दमकल अभी तक नहीं आया था। ठीक है, उसके मेरे बेटे ने कहा कि आप लोग इतना तो कर सकते हो, कम से कम आप फायर ब्रिगेड फोन कर दो और वो लोग आके कम से कम आग बुझा दें। तो वो लोग जो है उठे हैं फोन करना कि बच्चों ने मेरे खुद कर दिया, मेरी बेटी ने कर दिया। जब फायर ब्रिगेड आई तो सारी आग बुझ चुकी थी, सब कुछ खाक हो चुका था। आपका पूरा परिवार इसी खप्पर में रहता? 10 लोग? जी, हम लोग इसी में रहते हैं। हाँ, इसी में रहते हैं। घर यही है तो कहाँ जाएंगे? अच्छा, कई बार ये लोग गिरवा चुके हैं, आज कोई नई बात नहीं है। कितने पैसे कहाँ से लोग लाएंगे कि मिस्त्री लेबर लगा के बनवाएंगे, ये बताइए। 1991 से विवाद बताया जा रहा है, इस प्लॉट को लेकर चल रहा है, लगभग 32 वर्षों से चल रहा है। इससे पूर्व में भी कोई इसके परस्यूशन करता था क्या? मतलब इसकी और किसी ने परस्यूशन की इस प्लॉट को लेकर, क्योंकि 32 साल से ये मामला चल रहा है। तो इसके पहले तारिक लारी थे, जिन्होंने मारिया लीजा की रजिस्ट्री दिखाई। मारिया लीजा जब जांच हुई तो वो फ्रॉड घोषित हो गए कि ये गलत है, करेंसी भी गलत है, उनकी मारिया लीजा भी अपनी जगह पे नहीं है।
तो आपने देखा ये एप्लीकेंट है, मगर इन सब के बीच सबसे बड़ी बात मैंने कहा, मैं सिर्फ 1 मिनट का आपका और आपके माध्यम से करोड़ों दर्शकों को लेना चाहूंगा। इसमें एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन आशीष से कहूंगा, जहां वो रेड रंग का टायर दिख रहा है उसमें सीसीटीवी कैमरा मेंशन है। अब इसमें इसकी फुटेज पुलिस ने अपने पास कैप्चर करके ले गई है आज, जो हमारे सूत्र बताते हैं अब से कुछ देर पहले इसको ले गई थी, और इसको देखा जा रहा है। ये सबसे बड़े फैक्ट्स का कारण बनेगा कि आखिर उस रात हुआ क्या, क्योंकि इसके कैमरा का अगर हम फोकस की बात करें तो कहीं ना कहीं उसके कैमरा का जो रेडियस बताया जा रहा है इस पॉलिथीन के आसपास का कहीं ना कहीं दिख रहा जाए, जिस स्पॉट पे हम खड़े कहीं ना कहीं जली हुई बल्लियां यानी कि एक मजबूत सबूत का काम कर सकती है, और तमाम चीजें ऐसे जी, वो तस्वीरें, वो फुटेज मजबूत सबूत का काम कर सकता है। एक फैक्ट जरूर उभर के सामने मेनका जी आना चाहता है। जी जी कहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा इसके ठीक पीछे का, क्योंकि ये जो कैमरा का विजन है इसमें एक कैमरा ये लगा है और इसके बाद एक कैमरे का बताया जा रहा है ऊपर डायरेक्शन कहीं रखी गई है, क्योंकि एक हाइट पे हो सकता है हमारा कैमरा उसको नहीं, लेकिन मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा हम लोग क्लोज करके इनके जो गृहस्थी इन्होंने बनाई थी, जिस गृहस्थी का जिक्र कर रहे हैं कि ये तबाह कर दी गई, ये वो देखिए वॉशरूम बना है और उसके बाद इस पॉलिथीन में इनकी पूरी फैमिली रुकी हुई है। इनिशियल पार्ट में इनकी फैमिली के सदस्य इतने यहाँ नहीं रुकते हैं क्योंकि इनका रेजिडेंस कहीं और भी है। इन बच्चों से समझा, बेटा आप लोग और कहाँ रहते हैं, इसके अलावा कहाँ दूसरा घर है आपका? अपने बड़े पापा क्या रहते हैं जाजमऊ में रहते हैं। आप भी जाजमऊ में रहती हैं? कभी 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 कभी, हमेशा नहीं? हम लोग यहीं पे रहते हैं, कभी कभी जाते हैं। कभी तो इस पॉलिथीन में कैसे इतने लोग रहते हैं आप लोग, 13-14 लोग? अभी रात में बस 1-2 लोग गए थे, सबको यहीं पे रुके। अच्छा देखिए, निश्चित तौर पर ये बच्चों का कहना है कि हम लोग अपने किसी बड़े पापा, मैं आपको एक बार फिर दिखाऊंगा। देखिए जिस प्रकार से आग लगी है, सिलेंडर अभी भी भरा हुआ है, इस बात का गवाह है कि अगर ये सिलेंडर आग पकड़ता तो ये, मैं अपने कैमरामैन से फिर सामने, ये रिहायशी इलाका है, इसमें बड़ा धमाका भी हो सकता था। और ऐसे 2 सिलेंडर यहाँ रखे गए, एक यूज सिलेंडर है और एक एम्प्टी सिलेंडर है, यानी कहीं ना कहीं तमाम चीजें ऐसी हैं जो सुई खड़ी करती, लेकिन ये जांच का विषय, मगर जैसे इन सब की मेरे सहयोगी वृषभ बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पर आरोप है कि इस जमीन को, इस प्लॉट को कब्जा करने के लिए उन्होंने यहां रहने वाले लोगों के घर में आग लगा दी और कई बार घरों को तोड़ा भी, जैसा कि वो बता रही है महिला। ओम बाबू भी हमारे साथ कानपुर से ही मौजूद हैं। ओम बाबू, आप बताएं, इरफान सोलंकी पर क्या और भी आरोप इस तरह के लगे हैं, डराने धमकाने, लोगों की जमीन कब्जा करने के, या ये पहला मामला है, और किस किस तरह के आरोप लगते रहे हैं अब तक? मैं आपको बताऊं, मैं अभी इरफान सोलंकी के घर के बाहर ही मौजूद है। यहाँ पर सुबह से उनके समर्थकों का आना जाना और उनके तमाम राजनीतिक दोस्त मित्र यार आ जा रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले में विधायक इरफान सोलंकी को बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने जो गंभीर धाराओं पर उन पर मुकदमा लगाया है वो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि उनके भाई जो रिजवान सोलंकी थे, जो जमीन का कारोबार करते थे, उन पर इस क्षेत्र में तमाम मकान बिल्डिंगें खरीदने का और व्यापार करने का आरोप है, जिससे साफ जाहिर होता है कि यह जो मामला हुआ है, कल आगजनी की घटना का मामला हुआ है, उससे साफ है कि इसमें कहीं ना कहीं विधायक इरफान सोलंकी और इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी की भूमिका पाई जाती है। पुलिस इस ओर इशारा कर रही है कि जांच में भी इनकी संलिप्तता पाई गई है, इसलिए इनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। जी, आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, एक सवाल उनसे भी कर लीजिए, उनका क्या कहना है इन आरोपों पर और इस एक्शन पर? जी मैं बात करता हूँ, तो क्या नाम है आपका? और जैसा कि मैं तो सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि दूध खाली का पानी आपने मौका दिया। और रही बात माननीय विधायक जी की या उसके भाई रिजवान सोलंकी जी की, तो पेपर मेरे पास माननीय विधायक जी के पास है और जिस प्लाट की वो महिला बात कर रही है उसके पेपर हैं, लड़की माननीय रिजवान सोलंकी जी के है वीडियो की, और देख लें कि सच क्या है झूठ क्या है। ठीक है, आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है, आवाज पूरी तरह से साफ साफ आ नहीं पा रही। धन्यवाद आप तीनों का ही इस वक्त हमारे साथ बने रहने के लिए। एक बात तय है कि इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ गई, उन पर कई और धाराओं में केस दर्ज किया गया है। ऐसी धाराएं हैं जिनमें तुरंत गिरफ्तारी और 7 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इरफान सोलंकी और उनके भाई दोनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस टीम का गठन कर दिया गया है जो इरफान और उनके भाई की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।